भारत की सरकार के सामने 2024 में क्या क्या जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, नई सरकार को क्या रणनीति रखनी चाहिए और किस तरीके से ये चैलेंजेस को वो मिटिगेट कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। रीजन वाइज हम लोग पूरे विश्व को देखेंगे और विदेश नीति को एक एक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं भारत के नेबरहुड से। सबसे पहले अगर हम नेबर्स की बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्लेयर यहाँ पर जो भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है उसका नाम है चाइना। चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना पिछले 2 सालों से भारत के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सलामी स्लाइसिंग के थ्रू लैंड ग्रैबिंग करना या इसके सिवाय अरुणाचल प्रदेश के इलाके में गांव के नाम बदल बदल के, जगहों के नाम बदल बदल के उनको चीनी नाम दे देना, ये टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर जो चाइना लगा रहा है, हमें समझने की आवश्यकता है कि भारत के ऊपर ये प्रेशर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि भारत की रणनीति थोड़ा थोड़ा अमेरिका के साथ क्लोज होते हुए चीन को काउंटर करने की बनती जा रही है, जिससे कि चीन नाखुश है। आने वाले समय में ये साइकोलॉजिकल प्रेशर और बढ़ेगा। हाल ही में अगर आपने देखा हो तो 2-3 दिन पहले चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के साथ भी आया, उसमें भी उसने कश्मीर का मेंशन किया। एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपके साथ ऑलरेडी इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ काफ़ी गहराई में कि चीन का कश्मीर में क्या इंटरेस्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चीन कश्मीर से लेकर सलामी स्लाइसिंग से लेकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की हरकत करता रहेगा। आने वाले समय में ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि चीन जो है एक नई रणनीति अपनाकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो संगपो रिवर उसके वहाँ से उतरती हुई भारत में जब ब्रह्मपुत्रा बन के आती है, इसके पानी को रोकने की कोशिश करे। और जब वो यदि ये चीज़ पर्टिकुलरली करने की कोशिश करेगा तो इससे आने वाले समय में रिश्ते और ख़राब होंगे। भारत के लिए रणनीति इस समय बड़ी क्लियर है, आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन चीज़ों को हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह पर चीन के रिप्लेसमेंट्स हमें ढूंढने चाहिए। साउथ कोरिया से लेके, जापान से लेके, वियतनाम से लेके भारत के सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं अफ्रीका के देशों में भी कि जो चीन के वही सारे इंपोर्ट्स को किसी ना किसी तरीके से हमारे को देने में मदद कर सकते हैं। तो चीन को मैनेज करना कोई लॉन्ग रन में एक दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समस्या ये है कि चीन का साइकोलॉजिकल प्रेशर भारत के ऊपर जारी रहेगा। अब अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान इस समय एक बड़ा पीसफुल स्टेट है भारत के खिलाफ लेकर। खास करके अगर हम बात करें तो पिछले चंद महीनों पहले हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो भूटान है वो बेसिकली चीन के साथ कुछ ज़्यादा ही संबंध बनाकर बॉर्डर के मसले को हल करने की कोशिश कर रहा था। अभी हाल ही में भूटान में चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो सरकार चली गई। उस सरकार को निकालने के लिए भारत की बहुत बड़ी भूमिका भी थी और हमारा एक ये उद्देश्य भी था कि इस प्रकार की सरकार जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को फुलफिल ना करे वो ज़्यादातर भूटान में ना रहे। अब एक बड़ी फ्रेंडली सरकार है, उसने आते सार ये बात बोल दी है कि भारत के जो सुरक्षा इंटरेस्ट हैं वो हमारे लिए सबसे प्राइमेसी वाले हैं। तो इस कारण से भूटान हमारे लिए कोई हेडेक नहीं बनेगा आने वाले समय में। तीसरा, अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल में इस समय भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट चल रहा है। सेंटीमेंट ये चल रहा है कि भारत वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कमिट कर चुका है जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो नेपाली लोगों में एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो डीमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज हुई थी, क्योंकि नेपाल में भारत की ही करेंसी चलती है, तो आज की डेट में नेपाल के अंदर उस करेंसी को लेके जो नई करेंसी हमने डीमोनेटाइजेशन के बाद अपनाई उसको लेके एक्सेप्टेंस बहुत मिनिमल है। और नेपाल इस समय भारत के टूरिस्ट को भी इस तरीके से ट्रबल कर रहा है कि आप यदि नेपाल घूमने भी आते हैं तो आपको नेपाली करेंसी यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। नेपाल के अंदर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी उन्होंने एक प्रकार से ये नैरेटिव चला रखा है कि भारत की करेंसी यदि अगर आपको लेनी भी है तो केवल 100 रुपये का नोट लीजिए, अदरवाइज जो है 500 का नोट आपको लेने की आवश्यकता या 200 का नोट बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसकी वजह से भारत के टूरिस्ट को वहाँ पर दिक्कत होती है। दूसरा, चीन का दबदबा वहाँ पर बढ़ रहा है और चीन वहाँ पर नेपाल के अंदर एक मिलिट्री डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप खोल रहा है। उस मिलिट्री डायमेंशन से लेकर भारत को इतना वरी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो भारत का मिलिट्री रिलेशनशिप नेपाल के साथ है उसमें हमारा रिलेशनशिप और चीन का जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों में बहुत फ़र्क है। चीन वहाँ पर सिर्फ नेपाल के अधिकारियों को ट्रेन करती है, लेकिन भारत जो है नेपाल के अधिकारियों को ट्रेन करने के साथ साथ नेपाल की आर्म्ड फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद करती है। तो जाहिर सी बात है कि नंबर 1 भारत का नज़रिया अलग है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि भारत आज की डेट में नेपाल को एक बहुत ही अलग तरीके से एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के नज़रिए से जब देखता है
तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ नेपाल को लेके ये रहता है कि नेपाल आत्मनिर्भर बने, ताकि उसकी निर्भरता चीन या भारत जैसे देशों पे बहुत ज़्यादा ना हो। और इस केस में भारत आज की डेट में नेपाल के अंदर बहुत सारे विकास कार्य कर रहा है। नो डाउट उन विकास कार्यों में कुछ बाधाएं आती हैं, वो थोड़े धीरे भी होते हैं। हमारे यहाँ पर फुल स्पीड पे काम नहीं हो पाता है उस तरीके से, तो थोड़ा सा रिजेंटमेंट है। पर आई थिंक वो रिजेंटमेंट आज की डेट में नेपाल उस चीज़ को समझता है, क्योंकि जब नेपाली कंपनियां भी कोई प्रोजेक्ट करती हैं तो उनका भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट एकदम हाई लेवल का नहीं होता। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जब से शेख हसीना वहाँ पर आई है और जब से शेख हसीना का रेजिम वहाँ पर चल रहा है, उस केस में शेख हसीना के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ज़रूर ये बात एक समस्या है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका मिल के ये दोनों देश बहुत बड़ी रणनीति के तहत चीन के साथ आज की डेट में एक इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। उसका सबसे बड़ा लॉजिक और रीज़न ये है कि जो शेख हसीना है वो किसी भी तरीके का स्पेस चीन को या अमेरिका की कंपनियों को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दे पा रही है, और वो देना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत मेरे नेबरहुड में है और जिसके साथ मेरा लैंड बॉर्डर भी है और मैरीटाइम बॉर्डर भी है, तो मैं उसके साथ अपने रिलेशन डीपन करूँगी रादर देन अमेरिका या चीन जैसे लोगों के साथ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बांग्लादेश के अंदर एक इस्लामिस्ट एलिमेंट है जिसको बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान हमेशा से फोरफ्रंट पे रहा है। तो आईएसआई आज की डेट में चीन से पैसा लेके उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स के थ्रू एंटी इंडिया कैंपेन वहाँ पर इंडिया आउट के नाम का कैंपेन चला रही है, जिससे हमारे को कोई घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैंपेन लिमिटेड पॉकेट्स में है, वो पूरे पैन कंट्री लेवल पर सक्सेसफुल नहीं है। और बांग्लादेश की फोर्सेज और उसकी इंटेलिजेंस आज की डेट में उस कैंपेन को बहुत अग्रेसिव लेवल से न्यूट्रलाइज भी कर पा रही हैं। बांग्लादेश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में इस कारण से भी है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसको यदि स्टेबलाइज करना है, विकास कार्य करके वहाँ पर उसको भारत को प्रगतिशील तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, तो बांग्लादेश को स्टेबल रखना भारत के लिए एक अनिवार्य प्रोग्राम होगा ही होगा। और भारत आज की डेट में दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ इस चीज़ पे भी एंगेज कर रहा है कि वहाँ पर जितने भी रोहिंग्यास हैं जो कि म्यांमार से आए हुए बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश से आए हुए भारत में हैं, उनकी भी एक रणनीति डेवलप हो रही है कि किस तरीके से जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या बांग्लादेश और बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या भारत में हैं, उनको सारे के सारों को केवल और केवल म्यांमार में ही रोका जाए। तो इस रणनीति पे काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, रोहिंग्या एस्पेक्ट पे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आने वाला होगा। अब अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है इस समय। म्यांमार में अमेरिका एक बहुत अग्रेसिव लेवल का कोवर्ट ऑपरेशन इसराइल के साथ वहाँ पर चला रही है। उस कोवर्ट ऑपरेशन का उद्देश्य ये है कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड तक जितना भी ये पूरा इलाका है वहाँ पर अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाहती है। म्यांमार में सबसे बड़ा हर्डल ये है कि चीन जो है उसका प्रेजेंस बड़ा गहरा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि चीन के उस प्रेजेंस को म्यांमार से घटाया जाए, और म्यांमार से यदि चीन का वो प्रेजेंस घटता है तो इस पर्सपेक्टिव में चीन के प्रेजेंस घटने के बाद यदि म्यांमार का टिल्ट अमेरिका की ओर होता है तो उसकी वजह से अमेरिका को कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार इस पूरे इलाके में दबदबा बनाकर साउथ चाइना सी पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। आज की डेट में भारत का एंगेजमेंट म्यांमार से इस प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा गहरा नहीं हो पा रहा है। म्यांमार में सिविल वॉर जैसी परिस्थिति चल रही है, वहाँ पर एंटी डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इन प्रोटेस्ट के कारण जो है भारत आज अगर ये बात बोले हम तो अमेरिका के साथ अलाइंड है कि चीन का दबदबा म्यांमार से घटाया जाए, क्योंकि भारत भी ये चीज़ लॉन्ग रन में नहीं चाहेगा कि चीन का दबदबा म्यांमार में बने, क्योंकि चीन का दबदबा म्यांमार में होना मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट में उतना ही चीन का दबदबा ज़्यादा होना। तो भारत भी चाहेगा कि इस चीज़ को ग्रेजुअली लॉन्ग रन में न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आज की डेट में म्यांमार भारत के लिए एक बिल्कुल ही न्यूट्रल प्रेजेंस से है, क्योंकि हम थोड़े से वन स्टेप बैकवर्ड अप्रोच पे हैं। आने वाले समय में हमने देखा है कि चलिए अमेरिका इसराइल को वहाँ पर करने के लिए जो अभी ऑपरेशंस वो जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए। अब हम आते हैं श्रीलंका की ओर। श्रीलंका इस समय बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है। श्रीलंका ने लास्ट ईयर बड़ी बदतमीजी भारत के साथ की थी। चीन के वहाँ पर वॉरशिप्स आते थे, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे। भारत ने बहुत स्पष्ट नज़रिए से उसको श्रीलंका को ये बात समझा दी थी, ये हमारे सुरक्षा इंटरेस्ट के खिलाफ है और हम ये चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीलंका ने उसके बाद माफ़ी मांगकर वो चीज़ को बंद कर दिया।
इस समय भारत और श्रीलंका के बीच जो सबसे बड़ा डायमेंशन जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है वो टूरिज्म है। हाल ही में 1 महीना पहले की ये न्यूज़ है कि श्रीलंका ने भारत के जितने भी टूरिस्ट हैं उनको वीज़ा फ्री ट्रैवल दिया है, क्योंकि श्रीलंका आर्थिक तौर से इस समय एक बड़ी तंगी से गुजर रहा है। इस तंगी से गुजरने के लिए अगर श्रीलंका को इस तंगी से बाहर आना है तो उसको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, जिसके लिए उसको टूरिस्ट की आवश्यकता है। तो आज की डेट में आने वाले 6 महीने में भारत की ओर से एक अग्रेसिव लेवल से श्रीलंका टूरिस्ट जो है वो भेजे जाएंगे। इन टूरिस्ट की वजह से श्रीलंका की ग्रेजुअली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी जो है वो पूरी रिवाइव होगी और श्रीलंका अपने वर्ल्ड बैंक IMF से जो इंगेज करके अपने आर्थिक स्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, भारत उस चीज़ पे भी वहाँ पर उसकी मदद कर रहा है। श्रीलंका में किसी प्रकार का एक्सट्रीमिज़म इस मोमेंट पे नहीं है। हमारा फोकस ये भी है कि जितना भी श्रीलंका है उसमें चाइना का जितना भी भारत के खिलाफ एक्टिविटी श्रीलंका के सॉइल से है वो चीज़ वहाँ पर ना हो। तो हम उस चीज़ में बहुत सक्षम रहे हैं और हमने ये चीज़ करने में कामयाबी प्राप्त की है। मालदीव की यदि हम बात करें तो मालदीव का रवैया पिछले 6 महीने से आपने देखा ही था। मैंने 2 स्पेसिफिक वीडियो मालदीव को लेकर बनाए थे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। मालदीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ समझ चुका है कि यदि उसको भारत से टूरिस्ट नहीं मिले तो उसके कारण मालदीव की जो इकोनॉमी है वो दिक्कत में आएगी। मालदीव आज की डेट में सिर्फ भारत के टूरिस्ट के ऊपर निर्भर नहीं है। खैर, मालदीव में पूरे विश्व तौर से टूरिस्ट आते हैं और मालदीव में बहुत अग्रेसिव लेवल पर प्रीमियम टूरिज्म भी होता है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी क्योंकि उसकी भारत से है और आज की डेट में बहुत सारे भारतीय वहाँ पर जाते भी हैं, इसकी वजह से जो मालदीव की नेशनल इनकम है उसमें टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा ड्राइवर रोल रहा है। लेकिन जो मालदीव ने पिछले साल हरकतें करी, जिसके तहत उसने ये भी बोला कि मैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी नहीं करूंगा भारत के साथ में उसने बोला कि भारत की ट्रूप्स को भी हटाया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर बैठ के चीन की भाषा बोल रहा था। इवेंचुअली भारत ने बहुत ही बढ़िया रणनीति अपनाई। सबसे पहली इस रणनीति के तहत भारत ने लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिश करी। लक्षद्वीप जब एक काउंटर बना तो उस समय मालदीव को ये अकल आई कि हम इंडिया को ग्रांटेड नहीं ले सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि भारत ने बिल्कुल पेशेंस दिखाया। भारत ने बार बार ये बात बोली कि ठीक है, मालदीव अभी चीन की भाषा बोल रहा है, हमें मालूम है ये बोल रहा है, वो किसी कारणों से ये भाषा बोल रहा है, लॉन्ग रन में ये भाषा सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और भारत ने जब ये चीज़ ऑब्जर्व करी तो एक चीज़ ज़रूर तय हुई कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मालदीव अपने पैरों पे अब कुल्हाड़ी मारने के बाद ये चीज़ समझ चुका कि उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो चुका है। उस दर्द का मल्लम लगवाने के लिए हमने मालदीव के हेड ऑफ़ द स्टेट को अभी दोबारा से इनवाइट किया और अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो पिछले हफ्ते मालदीव ने ये बात बोल दी है कि सारे एग्रीमेंट्स को हम रिविजिट करने जा रहे हैं। तो मालदीव के साथ एक स्ट्रैटेजिक पेशेंस की जो स्ट्रैटेजी थी बड़ी कामयाब रही। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, देखिए पाकिस्तान के साथ भारत का रवैया बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि आतंकवादी हरकतें करते करते साथ में बातचीत नहीं होगी। टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। भारत का ये प्रिंसिपल्ड स्टैंड है। पाकिस्तान आज की डेट में बहुत ही पेचीदा तरीके से परेशान है। वो परेशान इस कारण से है क्योंकि भारत का आज की डेट में अफगानिस्तान के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है, तालिबान के साथ रिश्ता बड़ा गहरा है। तालिबान भारत को किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। मैंने एक बहुत ही लंबा 1-1.25 घंटे का वीडियो बनाया है जिसका नाम है ऑपरेशन तालिबान, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उस पूरे वीडियो में मैंने तालिबान का इतिहास बताते हुए ये बात स्पष्ट करी है कि जो मीडिया नैरेटिव फैलाती है कि तालिबान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो कैसे गलत है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भारत और तालिबान के बीच के रिश्ते जो हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएं। तालिबान क्योंकि भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, इस कारण से पाकिस्तान आज की डेट में अपने आप को इनसर्कल्ड समझ रहा है कि भाई एक जगह पर अफगानिस्तान के साथ एंगेज करके भारत मुझ पे नज़र रख रहा है, वहाँ पर भारत अपने टेरिटरी में रह के मुझ पे नज़र रख रहा है और मुझसे एंगेज ही नहीं कर रहा है, मुझे आइसोलेट कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बार बार इम्पेशेंस है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पिछले चंद महीनों से बार बार इस प्रकार की भाषा बोल रहा था कि भारत को हमसे बात करनी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। अच्छा, और पाकिस्तान ने क्या किया है, उसकी भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि उसके पाले हुए पालतू लोग भी हैं और वो पालतू लोग जनरली कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर में वो पालतू लोग जो पाए जाते हैं वो अक्सर इस प्रकार की बातें करते हैं कि भारत को जो है पाकिस्तान से चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन भारत इस चीज़ से बिल्कुल स्पष्ट है, आप आतंकवादी हरकतों को बंद कीजिए, आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल कीजिए, उनको साथ में अरेस्ट कीजिए, जितने आतंकवादी हैं उनके एसेट्स को तोड़िए और फिर आप आइए टेबल पे चर्चा करिए जो भी चर्चा करनी होगी। लेकिन
सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि हम पाकिस्तान के केस में चर्चा की बात करें तो चर्चा हमेशा पाकिस्तान के साथ एक पॉइंट पे आके अटक जाती है कि पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर पे चर्चा करो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर पे चर्चा अगर आपको करनी है हम तो तैयार हैं, लेकिन कश्मीर पे चर्चा ये होगी कि आपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है वो कब लौटाएंगे, चर्चा ये होगी। तो आप हमारे को डेट दे दीजिए कि इस दिन हम लौटा देंगे, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान आज की डेट में एक इरिटेंट बना रहेगा। अब यदि हम सेंट्रल एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया दो ऐसे रीजन्स हैं जहां पर भारत अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने की कोशिश कर रहा है। इन इलाकों में भारत अपना दबदबा और बढ़ाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोविजन के साथ साथ रिसोर्स ट्रेड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा है सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया तक का, तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके में अगर रिसोर्सेज हमारे को ट्रेड करके लेने हैं तो भारत का नज़रिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रहेगा। लेकिन इसको कंट्रास्ट करके देखिए अफ्रीका के साथ। अफ्रीका जो है भारत के लिए दो कारणों से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि भारत का एक इमोशनल रिश्ता है अफ्रीका से। दूसरा ये है कि अफ्रीका यदि जब भारत को देखता है तो वो देखता है इस तरीके से कि भारत मेरे विकास कार्य में कैसे मेरी मदद करेगा। तो आज की डेट में भारत का नज़रिया अफ्रीका को लेकर नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर का है। यदि अगर हम कहें कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में मैंने आपको बताया कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर है। तो यानी कि भारत वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी को नज़रिया लेके अफ्रीका को एक ऐसी टेरिटरी की तरह से देखता है वो कि कल को जब मेरा ग्लोबल एम्बिशन मटीरियलाइज करेगा, उस ग्लोबल एम्बिशन में मैं वर्ल्ड के सामने ये पेश कर पाऊंगा कि देखिए अफ्रीका की डेवलपमेंट में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था, और साथ ही में वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में हम सिक्योरिटी भी प्रदान कर पाए। तो अब आप कंबाइन करके देखिए वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका को कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर का अगर हम एक जोड़ निकाल दें तो भारत इस चीज़ के बाद अपने आप को ये पॉइंट आउट कर सकता है कि देखिए मैंने एक ग्लोबल रोल प्ले किया है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर का। तो इसी रीज़न से मेरे को ग्लोबल पावर बनने के लिए एक राइट है जो कि सारे देशों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। तो ये एक यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा गेम है। अच्छा, अब हम अगर बात करें यूरोप की, देखिए यूरोप, मेरा मानना हमेशा से ये रहता है कि वो क्रिप्टो अमेरिका है। क्रिप्टो अमेरिका का शब्द मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि अमेरिका जो बोलता है यूरोप उसी को वही चीज़ बोलता है, यानी कि यूरोप अमेरिका की थूक चाटता है। तो अगर आज की डेट में अमेरिका दीवार पे यहाँ पर थूक देगा तो यूरोप जो है उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा चाटेगा। तो समस्या क्या है कि अमेरिका से रिश्ते जिस प्रकार के होंगे आपके वही रिश्ते यूरोप से होंगे। तो अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के मिरर हैं भारत को लेके। अब अगर हम अमेरिका की बात करें जिससे कि आप यूरोप भी समझेंगे, तो अमेरिका आज की डेट में भारत से बड़ा खफा हुआ है। खफा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है आर्थिक कारण। जब से भारत ने आत्मनिर्भर पॉलिसी अपनाई है, जब से भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तब से भारत इस पॉलिसी के बेसिस पे अमेरिका को बार बार एक चीज़ बोल रहा है कि देखिए हम ग्लोबल लेवल पर व्यापार करेंगे, हम व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार में चीज़ें अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें इंपोर्ट नहीं करनी है। तो ये जो बदलाव आया है भारत की सोच में, इस चीज़ से बेसिकली अमेरिका और यूरोप दोनों बड़े खफा हैं, क्योंकि इन दोनों को ये लगता है कि भाई हम तो विश्व तौर पर अभी तक ग्लोबल सप्लायर ऑफ गुड्स थे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पूरे विश्व तौर पर एक्सपोर्ट्स करेंगे। लेकिन आज की डेट में भारत कैसे खड़ा होकर ये बात बोल रहा है और उसको कैसे इतनी शक्ति आ गई कि वो बेसिकली हमारे सामने खड़ा होकर बोले कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करोगे। तो इसी रीज़न से आप देखिए कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक भारत के जो रिश्ते हैं वो आज की डेट में एक इरिटेटिंग फेज़ पे चल रहे हैं। वो फेज़ इरिटेटिंग इस कारण से भी है क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर जो हो रही है वो ये है कि भारत के खिलाफ एक रणनीति के तहत पूरा वेस्ट नए नए इरिटेंट्स क्रिएट कर रहा है। अभी जैसे कि G7 का मीटिंग में बाइडन बोल रहा है कि हम पन्नू के इशू को उठाएंगे। भाई G7 का प्लेटफॉर्म कोई पन्नू का इशू तो उठाने वाला प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन आप क्योंकि भारत से अंदरूनी लेवल पर चिढ़ रहे हैं तो वो चिढ़ आपकी यहाँ पर इस तरीके से मटीरियलाइज कर रही है। आने वाले समय में वेस्ट के साथ रिश्ते थोड़े से इरिटेबल फेज पे ही रहेंगे। वो इसलिए भी रहेंगे क्योंकि जब तक भारत अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करके ये बात बार बार बोलता रहेगा कि हम अपने उत्पाद को पूरे विश्व में सप्लाई करेंगे,
और जैसे ही हम सप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है कि अमेरिका और यूरोप की मार्केट कटेगी, और यदि अमेरिका और यूरोप की मार्केट कटेगी तो उससे वो लोग निराश होंगे ही होंगे। तो आज की डेट में इनकी निराशा का सबसे बड़ा कारण ये है। इस निराशा को कवर करने के लिए ये अलग अलग प्रकार की तौर तरीके निकालकर छोटे छोटे इरिटेंट्स को इग्नाइट करते रहते हैं। तो वेस्ट एक ट्रबल सम एरिया रहेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण साउथ ईस्ट, ईस्ट और ओशनिया वाला आखिरी इलाका जो है। इस इलाके में यदि आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के साथ सक्षम है, भारत के साथ खुश हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो भारत के साथ आज की डेट में एक इरिटेटिंग फेज ऑफ रिलेशनशिप में हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा प्लेयर इस इलाके में जापान है। जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 लोग हैं, इनका जो क्वाड बनता है, ये चारों के चारों भारत को आज की डेट में उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है, ये चारों के चारों आज तक चीन पे निर्भर थे, अब ये अपनी चीन से निर्भरता घटा रहे हैं। इस अप्रोच को इंटरनेशनल रिलेशन में डीकपलिंग बोलते हैं। ये चाइना से अपने आप को डीकपल कर रहे हैं। तो ये जैसे ही चाइना से अपने आप को दूर करेंगे, उतना ही ये अपने आप को भारत से जोड़ेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे ये लोग भारत के क्लोज आते रहेंगे, इस प्रॉक्सिमिटी से चाइना का स्पेस इस पूरे इलाके में घटेगा, भारत का स्पेस बढ़ेगा। इसी रीज़न से आप देखिए कि भारत आज की डेट में इन इलाकों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। और ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का प्रायोरिटाइजेशन है, ये आने वाले समय में और बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत क्लियर समझनी है कि साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, ओशनिया एक हमारे लिए बड़ा रिलेटिवली स्टेबल, पीसफुल एरिया है, पावर प्रोजेक्शन का एरिया है। तो मैंने अब आपको पूरा बता दिया, पावर प्रोजेक्शन, उसके बाद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर, ग्लोबल एम्बिशन, ग्रेट पावर। तो ये भारत की पूरी रणनीति है, इसी के ऊपर कार्य चलता रहेगा। आने वाले समय में पाकिस्तान, चाइना, वेस्ट, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये कुछ ऐसे देश रहेंगे जिनके साथ इरिटेबल रिलेशनशिप रहेगा। बहुत अच्छा रिलेशनशिप सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ओशनिया। नेबरहुड में भूटान बिल्कुल न्यूट्रल, बहुत पॉजिटिव, बांग्लादेश पॉजिटिव, म्यांमार हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल है, हम कुछ स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अभी अमेरिका को बढ़ावा दे रहे हैं। मालदीव हमारे फेवर में आ रहा है, आने वाले समय में पॉजिटिव, श्रीलंका पॉजिटिव। तो बचा क्या आज की डेट में? सिर्फ एक पाकिस्तान, चाइना और थोड़ा बहुत नेपाल, फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने आप ठीक रहेंगे ये लोग। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी भारत की रणनीति और पूरी एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।